नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मुर्दों का हॉस्पिटल का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं सुना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप जाकर इसका पार्ट 2 सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तभी बीच में रुकते हुए दादाजी खांसने लगे। फिर क्या हुआ दादाजी, हमें बताइए ना दादाजी, आगे क्या हुआ? हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। आगे जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक और दुखद था। सब ध्यान से सुनो। आगे पंडित जी बोलते हैं, दोनों बहुत ही बुरी आत्मा हैं और वह बहुत ताकतवर हो चुकी हैं, इसलिए हम उन्हें मुक्त नहीं कर सकते। सुरेश की आत्मा को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम सिर्फ उनका बंधन कर सकते हैं। हमें एक हवन करना होगा और यह हवन माँ काली के मंदिर में होगा। यह हवन हम अमावस्या की रात को करेंगे और बेटा, इस हवन में सिर्फ तुम ही शामिल होगे और अब हम अमावस्या के दिन ही मिलेंगे। यह लीजिए, आप सबके लिए रक्षा कवच दे रहा हूँ, इसे अपने पास रखिए। हो सके तो अमावस्या के पहले रात के समय बिल्कुल भी घर से मत निकलना, बाकी सब ईश्वर की इच्छा। पिताजी और माताजी घर आ गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। 4 दिन बाद अमावस्या थी। माताजी और पिताजी ने मुझे मेरी नानी के घर छोड़ दिया। पिताजी ने माँ को भी वहीं रुकने को कहा, लेकिन माँ तैयार नहीं हुई और पिताजी के साथ वापस घर लौट आई। अमावस्या वाली रात को भी पिताजी ने माँ को साथ आने से मना किया, लेकिन माँ नहीं मानी। काली माँ के मंदिर के लिए माँ और पिताजी दोनों घर से निकल गए। पंडित जी ने सारी तैयारी करके रखी थी और उन्हें आते ही बैठने को कहा। हवन शुरू कर दिया गया और पंडित जी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अभी हवन में बैठे आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक से वातावरण भारी होने लगा। हवाएं चलने लगी। पंडित जी ने पहले से ही हमारे चारों ओर रक्षा कवच बना रखा था। तभी बहुत ही जोर से बिजली कड़कड़ाई और सुरेश का चेहरा हमारे सामने आया। वह गुस्से से घूर रहा था। तभी पंडित जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम घेरे से बाहर मत निकलना। माता पिता डरे सहमे ही बैठे रहे। तभी सुरेश गायब हो गया और बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य सामने आ गए। ढेर सारी चुड़ैलें, कुछ अधिक बड़ी, कुछ अधिक छोटी, कुछ अधिक मोटी, कुछ बहुत दुबली, और यह सब हमारे आगे पीछे नाच रही थी। लेकिन वह टस से मस नहीं हुए और वह 10-15 मिनट तक नाचती रहीं, फिर उसके बाद गायब हो गईं। वातावरण धीरे धीरे हल्का होने लगा और अचानक से सब सामान्य हो गया और सबने चैन की सांस ली और वह हवन में ध्यान लगाने लगे। और फिर तभी एक आवाज़ के साथ मेरी मामी आई और मेरी माँ के पास आकर मामी ने कहा, जीजी जल्दी चलिए, मुन्ने की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी जैसे ही उठने के लिए खड़ी हुई तो पंडित जी ने मना कर दिया और कहा कि यह सब छलावा है, यह तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। हवन पूरा होने में अभी आधा घंटा शेष है, उसके बाद ही इनका बंधन हो पाएगा। तब तक यहीं बैठे रहो। मम्मी और पापा जैसे तैसे बैठे रहे। तभी मामी जोर जोर से रोने लगी और करुण स्वर में बोली, जीजी जीजी, आप जब से मुन्ने को छोड़कर गई हो तब से ही मुन्ना रोए जा रहा है। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, बस आप ही को याद कर रहा है। हम आपके पास ही आ रहे थे कि रास्ते में मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए जीजी हम आपको लेने आए हैं, चलिए हमारे साथ। माताजी बहुत भावुक हो गई और पंडित जी की एक न सुनी और सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गई। और जैसे ही उन्होंने मामी का हाथ पकड़ा तभी मामी का चेहरा बदलने लगा और वह मुस्कुराने लगी और कमला अपने असली रूप में आ गई। और माँ कुछ कहती इससे पहले ही कमला ने माँ की गर्दन में अपने लंबे लंबे नाखून गड़ा दिए और माँ को मार डाला। यह दृश्य देखकर पिताजी बहुत जोर से चिल्लाए और घेरे से बाहर निकलने ही वाले थे। पंडित जी ने पिताजी को रोकना चाहा पर पिताजी नहीं रुके। तब जाकर पंडित जी ने अपने मंत्र की शक्ति से पिताजी को मूषित कर लिया और आगे हवन करने लगे। पंडित जी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने जैसे ही हवन पूजन खत्म किया, सुरेश को खुली चेतावनी दे दी और शरीर से धारण माला को निकाल फेंका। कमला और सुरेश पंडित जी के सामने आ गए, लेकिन वह पंडित जी के दिव्य तेज के कारण पंडित जी को छू भी नहीं पा रहे थे और उन्हें जलन होने लगी। वह पीछे हट गए। पंडित जी ने कमला के ऊपर भभूत छिड़क कर उसे वहीं बस में कर लिया और कमला की आत्मा को कैद कर लिया। किंतु सुरेश बौखला गया, लेकिन पंडित जी ने सुरेश की भी आत्मा को
मंत्रोच्चारण से कैद कर लिया। पंडित जी ने पिताजी को होश में लाए, पर पिताजी की तो दुनिया ही उजड़ गई। वह माँ के पास जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। पंडित जी ने उन्हें चुप कराया और कहा, यही विधि का विधान था और मैंने तुम्हें आगाह भी किया था कि तुम अपनी पत्नी को इस पूजा में मत शामिल करो। अगर तुम मेरी चेतावनियाँ समझ जाते तो आज यह सब नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम इसका परिणाम देखो। भगवान मृत आत्मा को शांति दे। और पंडित जी उन दोनों आत्मा को अपने साथ ले गए। पिताजी घर आ गए और माँ का क्रियाक्रम किया। अब पिताजी के जीने का सहारा सिर्फ मैं ही था। पिताजी और माताजी की हमारे पुश्तैनी मकान से बहुत सी यादें जुड़ी थी, इसलिए पिताजी ने मेरी परवरिश उसी घर में ही की। पिताजी ने यह बात मुझे बताई। कुछ देर रुककर दादाजी बोले, तो बच्चों, आज मैंने तुम सबको जो बात बताई यह बिल्कुल ही सत्य है। फिर धीरे धीरे गांव का विस्तार होता गया, पर यहाँ जो अस्पताल है यही पहले कमला और सुरेश का घर था, फिर बाद में शमशान और अब यह अस्पताल बन गया है। दादाजी आगे बोलने लगे, वहाँ और भी कई लोगों की मृत्यु हुई है। तभी गीता ने कहा, किन लोगों की मृत्यु हुई है? दादाजी, मुझे जानना है। तो सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, इस बात की सच्चाई तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने गांव वाले से ही सुना था। एक बार गांव की ही एक महिला के बच्चे को खेलते खेलते चोट लग गई। पहले के समय में गांव वाले अस्पताल बहुत कम जाते थे, वह सब घरों में ही देसी इलाज करते थे। लेकिन उस लड़के को गंभीर चोट आई थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी। चोट ज़्यादा गहरी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे भर्ती करने के लिए बोला और कहा दूसरे दिन छुट्टी दे देंगे। वह लड़का और उसकी मम्मी वहीं अस्पताल में रुक गए, किंतु रात के समय अचानक वह लड़का खून की उल्टियां करने लगा। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि अच्छे भले लड़के को एकदम से खून की उल्टियां कैसे हो गई और सुबह सुबह उस लड़के की मौत हो गई। इस बात की सच्चाई तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने गाँव वालों से ही सुना था कि कुछ गांव वालों का कहना था कि यह सब कमला का ही किया धरा है, लेकिन इस बात की सच्चाई का किसी के पास भी कोई प्रमाण नहीं था। बेटा, इस घटना के बाद एक और घटना घटी। वह क्या थी दादाजी? बेटा, जब यह अस्पताल बना तब यहाँ पर नए कर्मचारी लोग आए थे, लेकिन एक रात किसी कारण पूरे अस्पताल में आग लग गई। वो क्या कारण था दादाजी? गीता ने अपने दादाजी से पूछा। बेटा, वह कारण तो मैं भी नहीं जानता, मैंने भी लोगों से यह बात सुनी थी, वही तुम्हें बता रहा हूँ। बेटा, उस जमाने में गांव में बिजली नहीं होती थी। जब सरकारी अस्पताल बना तब से हमारे गांव में बिजली भी आ गई। उस समय बिजली की कटौती बहुत ही ज़्यादा होती थी। एक बार की बात है, अस्पताल में रात के समय अचानक बिजली चली गई। अस्पताल में आपातकाल के लिए चिमनी की व्यवस्था भी थी। कर्मचारियों ने चिमनी जलाई और कुछ देर बाद पूरे अस्पताल में अचानक से आग लग गई। गांव वालों ने अपने घरों से पानी लाकर भी डाला, किंतु फिर भी यह अस्पताल जल गया। वह अस्पताल कैसे जला? तभी बीच में गीता ने बोला, यह अभी भी रहस्य ही है। उस अस्पताल में जब आग लगी तब और कौन कौन था दादाजी? दादाजी गीता को आगे बताते हैं। उस अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी, उनमें 2 डॉक्टर, 2 नर्स और 2 दाई और 1 सफाई कर्मी भी थी। इन सब की भी वहीं मृत्यु हो गई। वहाँ 10 मरीज और भी थे जो जल गए। उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ जाकर 9 लोगों ने दम तोड़ दिया और 1 मरीज पागल हो गया। तभी से अस्पताल बंद कर दिया गया, लेकिन 5-10 साल बाद वह अस्पताल फिर से चालू कर दिया गया, क्योंकि गांव का विस्तार होने लगा था। गांव वाले उस लड़के की मौत के बाद से रात के समय वहां अस्पताल में नहीं जाते थे। गांव वाले दिन के समय ही वह अस्पताल जाते थे। कुछ लोगों को वह लड़का अस्पताल के आसपास घूमता हुआ दिखाई भी दिया है। गांव वालों में डर इस कदर फैला हुआ था कि वह रात के समय अस्पताल के सामने भी नहीं जाते थे। और कुछ लोगों का और भी कुछ कहना था कि जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे कई और रहस्यमय घटना बताई। वह क्या घटना थी? गीता ने धीरे से पूछा। तभी दादाजी ने बोला, ध्यान से सुनो। एक बार जब मेरे परम मित्र बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उन्हें पीलिया हो गया था। गांव वालों ने देसी दवा दारू सब कर ली, लेकिन किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब जाकर गांव के लोगों ने थक हार कर उसे गांव के ही अस्पताल में दिखाया। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रात के 11 बजे तक तो सब कुछ ठीक चला और उसकी नींद भी हो गई,
लेकिन 12 बजे ही जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा, तभी बाजू वाले बेड पर एक आदमी लेटा हुआ है और एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। उसे सब कुछ सम्मानने लगा। उसने आंखें बंद करी, तभी उसे याद आया कि उसके बाजू वाला बेड तो खाली था और डॉक्टर भी अपने घर चले गए थे। हड़बड़ाहट के साथ उसने अपनी आंख खोली तो देखा कि वह दोनों अब वहाँ नहीं थे। वह बहुत डर गया। जैसे तैसे उसने रात हनुमान जी और बहुत सारे भगवानों को याद करके निकाली। सुबह होते ही वह अस्पताल से भागा। 2-3 दिन लगे उसे यह घटना से सम्मान्य होने में। उसने पूरे गांव में यह बात बताई। जिस किसी ने भी यह घटना सुनी, अब वह भी अस्पताल जाने से घबराते। तब से लेकर अभी तक वह एक रहस्यमय मुर्दों का अस्पताल बना हुआ है। कुछ देर रुककर दादाजी बोलते हैं, तो बेटा गीता, आप जब भी उस हॉस्पिटल के सामने से जाया करो तो बहुत ही संभल कर जाया करो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जब भी आप किसी बड़ी समस्या में हो, उस समय आप सच्चे दिल से भगवान को याद अवश्य कीजिए। वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। गीता अपने दादा की पुरानी बातें याद करते हुए अतीत से वर्तमान में आ गई। अपने आसपास देखा तो माँ बाजू वाले पलंग पर आराम से सो रही हैं। गीता ने हाथ में बंधी हुई घड़ी में समय देखा तो सुबह के 4 बज गए। समय देखकर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए गीता की आंख लग गई और जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज गए। माँ भी जाग गई। माँ की नज़र गीता पर पड़ी और वह गीता के पास आकर बैठ गई और सिर पर हाथ रखकर पूछने लगी, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ माँ, गीता ने मायूसी भरे स्वर में कहा। बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। गीता गिरने ही वाली थी कि माँ ने पकड़ लिया। मुझे वॉशरूम जाना है माँ, गीता दर्द से चिल्लाई। माँ ने गीता को सहारा दिया और वॉशरूम ले गई। वॉशरूम जाने के बाद गीता अपनी माँ का हाथ पकड़कर आ ही रही थी कि तभी गीता की नज़र बाथरूम के बाहर वाले बंद कमरे पर पड़ी। कमरा काफ़ी पुराना था। उस कमरे के ऊपर लिखा हुआ था स्टोर रूम। गीता को उस कमरे को देखकर कुछ बेचैनी का एहसास हुआ। गीता ने उस ओर जाने की कोशिश भी करी, किंतु गीता की माँ गीता को वार्ड में वापस ले आई। गीता माँ के सहारे बेड पर बैठ गई और माँ भी गीता को चाय नाश्ता देने लगी। नाश्ता करने के बाद गीता पलंग पर लेटी ही रही। तभी उसकी नज़र इंस्पेक्टर मयूर पर पड़ती है। वह उसी की तरफ आ रहे हैं। इंस्पेक्टर मयूर गीता के पास ही रखे स्टूल पर बैठ जाते हैं। गीता की माँ मयूर को अचरज भरी नज़रों से देखती हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर मयूर उस समय सिविल ड्रेस में थे। तभी गीता कहती है, माँ ये इंस्पेक्टर मयूर हैं, केस के सिलसिले में मुझसे पूछताछ करने आए हैं। इंस्पेक्टर मयूर बोलते हैं, मिस गीता, इन कागज पर साइन कीजिए, और कागज गीता की ओर बढ़ा देते हैं। कागज? कौन से कागज? गीता बोलती है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। जी ये तो एफआईआर की कॉपी है। जी। गीता, आपको कुछ याद आया या आपने याद करने की कोशिश ही नहीं करी? इंस्पेक्टर मयूर ने व्यंग कसा। गीता झुंझुला कर बोलती है, इंस्पेक्टर मयूर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे एक्सीडेंट के बाद जो कुछ हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और हाँ, पहले आप ये बताइए आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? गीता ने तीखे स्वर में कहा। मयूर भी झुंझुला कर बोला, जी पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गीता ने भी जोर से कहा, अब क्या पूछना है? सबसे पहले गीता आप मुझे ये बताइए कि आप हॉस्पिटल कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं। क्या? मयूर बीच में ही चिल्लाया। गीता ने रुक कर कहा, मेरा मतलब है जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरे पैर में दर्द कुछ ज़्यादा ही था और दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई, और जब आँख खुली तो यहाँ हॉस्पिटल में थी। तभी गीता की माँ बीच में बोल पड़ती हैं, जी डॉक्टर रिधिमा गीता को अस्पताल लेकर आई और हमें भी डॉक्टर रिधिमा ने ही इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो फिर मुझे डॉक्टर रिधिमा से मिलना होगा। माँ और इंस्पेक्टर मयूर डॉक्टर रिधिमा से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर जाकर पता चलता है कि डॉक्टर रिधिमा नाम की कोई भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नहीं है। मयूर और गीता की माँ सोच में पड़ जाते हैं और गीता के पास जाकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि पीछे से डॉक्टर रिधिमा आ जाती हैं और गीता का चेकअप करने लगती हैं। दर्द कम हुआ? गीता ने नहीं में सर हिलाया।
वह गीता को इंजेक्शन लगाकर जाने वाली होती है कि इंस्पेक्टर मयूर डॉक्टर रिधिमा को रोक लेते हैं और सवाल जवाब करते हैं। रिसेप्शन में आपके नाम की कोई एंट्री नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगी? जी, अभी 2 दिन पहले ही मेरी पोस्टिंग इस हॉस्पिटल में हुई है, शायद इसीलिए अभी मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा। रिधिमा ने बड़े ही सलीके से जवाब दिया। आपको गीता एक्सीडेंट के समय कहाँ मिली? मयूर ने दूसरा सवाल दाग दिया। जिस रात गीता का एक्सीडेंट हुआ उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी और गीता मुझे रास्ते में बेहोश मिली और मैं गीता को हॉस्पिटल ले आई। आपने आसपास कोई गाड़ी देखी? जी नहीं, कोई गाड़ी नहीं दिखी। जब मैंने गीता को देखा वह सड़क पर बेहोश थी, उसके आसपास कोई नहीं था। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? जी MPXYZ। जी मेरी गाड़ी का नंबर क्यों? डॉक्टर रिधिमा ने बड़ी नर्मता से कहा। मयूर ने कोई जवाब नहीं दिया। तब डॉक्टर रिधिमा बोली, ओके, मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में बाहर जाना है। यह बोलते हुए डॉक्टर रिधिमा वार्ड से बाहर निकल गई। तभी गीता बोलती है, देखिए इंस्पेक्टर मयूर, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। मेरा एक्सीडेंट किसी की गलती से हो गया है या शायद मेरी ही गलती होगी। कोई जानबूझकर मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता होगा। मैं ये केस फाइल नहीं करवाना चाहती हूँ। शहर में बहुत से और भी केस हैं, रेप, मर्डर, चोरी। आप जाइए उन्हें सॉल्व कीजिए। मेरे छोटे से केस में आप दिलचस्पी मत लीजिए, गीता ने झुंझला कर कहा। तभी मयूर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आप मुझे मेरा काम मत सिखाओ। आप जैसे लोगों के कारण ही एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। आप जैसे लोग ही रिपोर्ट नहीं लिखाते, इसलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और कितने लोगों की जान चली जाती है। लेकिन आपका क्या? आप जैसे लोग ही तो जिम्मेदार हैं इन सब के। मयूर गुस्से से बोल पड़ता है। तभी मयूर का फोन बजता है और वह बाहर चला जाता है। गीता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गीता इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। तभी माँ की नज़र गीता के हाथ पर जाती है। माँ चिल्लाती हुई गीता के पास आती हैं। तभी गीता की नज़र भी उसके हाथ पर जाती है। गीता अपने हाथ को देखकर चौंक जाती है। गीता के हाथ पर एक चिन्ह बना रहता है। माँ भी बड़ी गौर से उस चिन्ह को देख रही थी, लेकिन दोनों यह समझ नहीं पाती हैं कि यह चिन्ह कैसा है और किस ओर संकेत कर रहा है। वह दोनों अचंभित होकर उस चिन्ह को देखते हैं। तभी गीता को याद आता है कि कल रात उसने जब वह सपना देखा तो यह चिन्ह उस नर्स के हाथ में बना हुआ था, क्योंकि जब उस नर्स ने मुझको वॉशरूम में ले जाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी इस चिन्ह को मैंने उस नर्स के हाथ पर देखा था। लेकिन उस समय मैं उस नर्स से कुछ पूछ नहीं पाई थी। लेकिन वॉशरूम से आने के बाद मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वह नर्स अपने असली रूप में आ गई। गीता एकदम से बोल पड़ती है, तो क्या वह सपना नहीं सच था? यह सोचकर ही गीता घबराकर बेहोश हो जाती है। गीता को यूं बेहोश होता देख माँ गीता को संभालती हैं और उसे बेड पर लेटा देती हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुला लाती हैं। डॉक्टर जिगर उस समय ड्यूटी पर रहते हैं। वह अचानक से गीता के बेहोश होने की वजह पूछते हैं, लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती। जिगर चेकअप करने के बाद वह गीता को सलाइन चढ़ाते हैं। माँ डॉक्टर जिगर से डॉक्टर रिधिमा के बारे में कुछ पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, डॉक्टर जिगर बाहर चले जाते हैं। गीता की माँ शून्य को ताकते हुए गीता के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती हैं। तभी माँ की नज़र गीता के पिता और भाई कुशल, जो इसी वार्ड में आ रहे होते हैं, उन पर पड़ती है। माँ दोनों को बाहर जाकर रोक लेती हैं और वह जानबूझकर कुशल को सामान लाने के बहाने हॉस्पिटल से बाहर भेज देती हैं। जब कुशल बाहर चला जाता है तब माँ गीता के पिता को गीता के हाथ पर अचानक से बने चिन्ह के बारे में बताती हैं। चिन्ह के बारे में सुनकर पिताजी चौंक जाते हैं और भागते हुए गीता के पास आकर उसके हाथ पर बना हुआ निशान देखते हैं और बिना कुछ बोले ही अस्पताल से चले जाते हैं। माँ रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वह नहीं रुकते हैं। तब तक कुशल भी आ जाता है। अपने पिता को यूं चिंता में जाता हुआ देख कुशल माँ से पूछता है, पिताजी इतनी जल्दी में कहाँ चले गए? लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती हैं। तब तक गीता को होश आ जाता है। गीता को होश आता देख माँ और कुशल दोनों गीता के पास बैठ जाते हैं। माँ गीता का सर सहला रही होती हैं। गीता की आंख में आंसू आ जाते हैं। गीता को रोता देख माँ की आंखें भी भर आई। माँ ने झट से गीता को गले से लगा लिया। रात के समय कुशल घर से टिफिन ले आता है। गीता और माँ भोजन कर लेते हैं। तभी गीता अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताती है।
यह सुनकर माँ चौंक जाती है। अनिष्ट शंका के डर से माँ गीता के पिता को फोन कर पूछती हैं, आप अचानक यहाँ से क्यों चले गए? गीता के पिता सच बात ना बताकर बोलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर चला गया था। माँ गीता के सपने वाली बात पिताजी को बताकर उन्हें हॉस्पिटल बुला लेती हैं। इसी बीच डॉक्टर रिधिमा गीता का चेकअप करने आ जाती हैं। वह गीता के हाथ पर बना हुआ निशान देख लेती हैं। गीता से वह इस बारे में पूछती भी हैं, लेकिन गीता सच ना बताते हुए कहती हैं यह निशान उसके हाथ में बचपन से है। तभी गीता की माँ बीच में ही डॉक्टर रिधिमा को टोकते हुए पूछती हैं, डॉक्टर मैं आपको दोपहर में भी देखने गई थी लेकिन आप कैबिन में नहीं थी। मैंने आपके बारे में सबसे पूछा लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं चला। आप मुझे पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। डॉक्टर रिधिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। तो दोस्तों कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का पार्ट 4 जल्द ही आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं इस कहानी का पार्ट 4 अपलोड करूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूं इस कहानी के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।